तो क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका दोस्त गौरव करवाने वाला हूँ आपको केमिस्ट्री का पीवाईक्यू, जिसका कोड है हमारा BCH CT 133, जो कि हमारा लेटेस्ट पीवाईक्यू है, जो कि जून 2025 का रहने वाला है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं स्टार्ट करता हूँ अपने लेक्चर को। ठीक है, तो जो हमारा कोड जैसे मैंने बताया को हमारा BCH CT 133, जो कि हमारे रिसेंट का जून 2025 का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। बहुत डिमांड करी बच्चों ने कि भैया रिसेंट वाला करवा दो, तो आपकी डिमांड पूरी करते हैं वीडियो के अंदर। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन जो हमारा सिंपल सा है कि यू जस्ट हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। तो दो तरीके के फंक्शन होते हैं, थर्मोडायनेमिक फंक्शन, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं हमारे जो हमारे पाथ पे डिपेंड नहीं करते, एंड पाथ फंक्शन वो होते हैं जो कि हमारे टोटल पाथ पे डिपेंड करते हैं। इसके एग्जांपल के साथ देखते हैं। एज आई टोल्ड यू कि मैंने आपके लिए सारे डिटेल सॉल्यूशन एक साथ तैयार कर दिए हैं, ताकि आप लोग इजीली स्क्रीनशॉट ले पाओ और आपको ज़्यादा टाइम लगाना ना पड़े। ठीक है, तो सारी टेंशन मेरे ऊपर छोड़ के बस आपको प्रिपरेशन करनी है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद स्टेट फंक्शन। देखो, डिटेल सॉल्यूशन में स्टेट फंक्शन क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है जो कि डिपेंड करती है करंट स्टेज पे, पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। फॉर एग्जांपल, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये सब एग्जांपल है हमारे स्टेट फंक्शन जो कि हमारे पाथ पे डिपेंड नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पाथ फंक्शन कौन से होते हैं, वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी whose value depends on explicitly on the specific path। ठीक है, तो जो पाथ पे डिपेंड करते हो पाथ फंक्शन है, जो हमारे स्टेट पे पाथ पे डिपेंड नहीं करते हो स्टेट फंक्शन है। इसके एग्जांपल क्या होंगे हमारे, वर्क डन और हीट ट्रांसफर। ठीक है, पहला क्वेश्चन सिंपल था। सेकंड हमारे न्यूमेरिकल है, what would be the amount of heat required to raise the temperature। they were asking about heat का amount, बेसिकली क्यू की बात कर रहे हैं, क्यू पूछा जा रहा है और हमें टेम्परेचर दे रखा है इनिशियल, फाइनल और स्पेसिफिक हमारे दे रखा है, इसमें हीट कैपेसिटी दे रखी है। तो ऐसे टोल्ड यू, जब भी आप न्यूमेरिकल करो तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो गिवन है, जो भी वैल्यू गिवन है उसको आप लिख लो। ठीक है, जैसे मैंने बताया, देखो उस क्वेश्चन में 5 ग्राम दे रखा था हमारा आयरन का मास, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर दे रखा था, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी थी। जो गिवन वैल्यू थी सीधे सीधे लिख दी। सिंपल, वो याद रखना, हमेशा यही करना है, जब भी न्यूमेरिकल है गिवन वैल्यू आपको लिख देनी है। फॉर्मूला हीट का क्या हमारा, मास, हीट कैपेसिटी और टेम्परेचर। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस कैसे निकाले, इन दो इसमें से इसको माइनस कर दिया, टेम्परेचर निकल के आ गया हमारा। और एक एक करके वैल्यू रखेंगे। इसकी पहले एम सी टी, एम हमारा 5 ग्राम और सी हमारा है 0.445 और टेम्परेचर भी आपने निकाला 50। तो इसको कैलकुलेट करना है बस। ठीक है, जैसे मैं बताऊं यही चीज करी जा रही है आगे। 5 ग्राम, 0.45 और 50, तो ये हमारा सीधा सीधा आंसर निकल के आ जाता है हीट का। तो सीधा आंसर निकल के आ गया, बस आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है हीट वाले फॉर्मूले के अंदर, Q इक्वल्स टू एम सी और डेल टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, उसको बताना है, थर्मोडायनेमिक का लॉ बताना है। क्या आप लोगों ने 10वीं क्लास में हमारा एनर्जी का लॉ पढ़ा है, सिंपल जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, तो वो सिंपल सा वही इसके अंदर है इसका आंसर। तो स्टेटमेंट क्या है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाइड टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इट इज स्टेट दैट द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सिंपल है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, एंड दे आर आस्किंग फॉर द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं, ये रहा, इंटरनल एनर्जी, हीट और वर्क डन। तो कोई भी मेरा एक सिस्टम है, लेट्स सपोज मेरा सिस्टम है, इसके अंदर जो हमारे टोटल, अगर मैं इस पे कोई वर्क कर रहा हूँ, टोटल अगर मैं इसको एनर्जी दे रहा हूँ, लेट्स सपोज एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर काम करे जा रहा है, या फिर क्यू अमाउंट में एनर्जी दी जा रही है हीट की फॉर्म में, तो इसका जो सिस्टम है किस तरीके से काम करेगा, या तो इसके अंदर का जो सिस्टम है इंटरनल एनर्जी का एब्जॉर्ब कर लेगा, या किसी इसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, या तो वर्क डन में कन्वर्ट कर देगा, सॉरी, या तो इंटरनल एनर्जी में एब्जॉर्ब हो जाएगी सारी एनर्जी, या फिर किसी को वर्क डन में कन्वर्ट कर देगा। तो इसलिए हमारा डेल यू की वैल्यू लिखी है Q प्लस W। ठीक है, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो सबकी वैल्यू, सबकी बात लिख दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि है हमारा
1 mole of an ideal gas is held in a cylinder at a pressure of 10 bar and 300 Kelvin temperature पे the pressure is suddenly released from ये pressure change हो गया and the gas expand isothermally. कैलकुलेट करना है वर्क डन, हीट और इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी, और आर की वैल्यू तो आपको पता ही है। तो ये जो चीज लिखी है, 2 मिनट, ये जो चीज लिखी है सबसे पहले इसका आपको गिवन वैल्यू लिखनी है, जो जो चीज क्वेश्चन में दे रखी है। सबसे पहले हमारी नंबर ऑफ मोल्स प्रोवाइड कर रखे हैं, 1 मोल दे रखा है, इनिशियल प्रेशर इसमें दे रखा है, इनिशियल प्रेशर आपका 10 बार, टेम्परेचर आपको 300 केल्विन दे रखा है, फाइनल एक्सटर्नल प्रेशर इन्होंने दे रखा है 0.5 ये रहा, और आर की वैल्यू तो आपको पता ही है। तो जितनी भी आपको मैंने बताया, हमेशा बताते आ रहा हूँ कि न्यूमेरिकल जब भी आप सॉल्व करो तो उसमें आपको गिवन डेटा जरूर लिखना है। आगे अब देखो, इसमें आपको निकालना है डेल यू और एंथैल्पी, ये सब निकालना आपको। अब ये आपको एक चीज बताऊं, ये जीरो क्यों है? आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है इसके अंदर। एक चीज देखना, द एक्सपेंशन अकर इन आइसोथर्मली मीनिंग दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी बोथ आर जीरो। तो इसकी वैल्यू तो हमारी डायरेक्ट आ गई, आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है, दैट्स द रीजन डेल्टा यू और डेल्टा एच की वैल्यू हमारी जीरो हो गई। और सेकंड हम निकालते हैं वर्क डन। तो द प्रेस सडनली रिलीज ऑफ 0.5 बाय टेम्परेचर, जो हमारा प्रेशर दे रखा था और एक्सटर्नल प्रेशर दे रखा था, अब हम रखते हैं इसको वर्क वाली एक्सप्रेशन के अंदर। वर्क डन इक्वल्स टू पी इंटू वी, ये अलग फॉर्मूला निकालेंगे और यहाँ से वी की वैल्यू निकालिए। आपने फॉर्मूला पढ़ा है, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, तो यहाँ से वी की वैल्यू इन्होंने निकाल दी एन आर टी अपॉन पी। तो यही चीज आपको इसमें याद रखनी है और वर्क डन वाली एक्सप्रेशन में पुट करनी है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर ले रखा है और ये जो दिख रहा है आपको ये वी ही है। कैसे लिखा, मैं लिख के बताता हूँ, पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन, ठीक है। तो यहाँ पे अलग वी है और यहाँ पे अलग वी है, तो यही वैल्यू पुट करिए, इन दोनों में से एक्सटर्नल वैल्यू निकाल लिए, एन आर टी अपॉन पी टू। देखो एनआरटी, अब जो जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लिया, एनआरटी कॉमन है, अब जो जो एट द एंड आपकी वैल्यू होती है उसको पुट कर दो। एन आर टी एन वन था, आर की वैल्यू आपको पता है, टेम्परेचर हमने पीछे देखा तो ये इनकी वैल्यू रख दी, और 1 अपॉन, और ये पी एक्सटर्नल भी दे रखा था पीछे, और अब आएगा हमारा 1 अपॉन पी एक्सटर्नल, ये दे रहा 1 अपॉन 0.5 माइनस 1 अपॉन ये सारी चीज हमें दे रखी है, और एट द एंड बस इस वैल्यू को सॉल्व करके फाइनल आंसर आपका आ जाता है ये हमारे निकल गया वर्क डन। तो वर्क डन की वैल्यू हमारी ये आ गई सीधी सीधी। तीन चीज आ गई हमारी, डेल एच, डेल यू और वर्क डन। लास्ट हमारा रह रहा है क्यू। क्यू का फॉर्मूला वर्क डन से निकलेगा, डेल यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये हमारा जीरो था, हमने स्टार्टिंग में देखा, और क्यू प्लस डब्ल्यू, तो इसको देखो यहाँ पे क्यू प्लस डब्ल्यू की वैल्यू हमारी जीरो के बराबर आ गई, तो डब्ल्यू इक्वल सॉरी क्यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। तो जो भी आपकी डब्ल्यू की वैल्यू आई, आपकी डब्ल्यू की वैल्यू माइनस में आई है, उसी को हम प्लस में कर देंगे, वही आपका आंसर रहेगा 2369.49। सिंपल, समझ आया? 4 स्टेप कैसे करें। पहली बात, आइसोथर्मल प्रोसेस था जिस वजह से हमारे डेल यू और डेल एच जीरो हो गया, और सेकंड वर्क डन का फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करा, यहाँ से ये जो वी की वैल्यू है इस फॉर्मूले में से निकाली, आइडियल गैस इक्वेशन में से, और फिर डायरेक्ट पुट करके इसका आंसर निकाल दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। यार समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलो और लाइक करना मत भूलना। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखो फाइनल चारों आंसर निकाल दिए, डेल यू, डेल एच, वर्क डन और हीट। Crystallization of supersaturated solution of sodium acetate is spontaneous and exothermic process is the process of entropy driven या फिर हमारा enthalpy driven। तो दोनों चीज पूछी गई है कि ये जो प्रोसेस हमारा सुपर सैचुरेटेड किस चीज का, सोडियम एसिटेट का, वो पूछा जा रहा है कि ये एंट्रोपी ड्रिवन है या फिर एंथैल्पी ड्रिवन है। तो उसको देखते हैं। देखो ये जो मेरा प्रोसेस है ना, ये एंथैल्पी ड्रिवन है, क्यों? देखो रीजन बताता हूँ। ये फॉर्मूला पढ़ा ना गिब्स फ्री एनर्जी का, ये फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूला के बेस से इसका आंसर निकलेगा। देखो ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन एक डिसऑर्डरनेस होती है, डिसऑर्डरनेस की जब भी बात होगी
तो आप बात करोगे एंट्रोपी की। डिसऑर्डरनेस या फिर रैंडमनेस, ये जो वर्ड्स मैंने लास्ट लेक्चर में बताए थे, तो ये हमारा एंट्रोपी की बात हो रही है। लिक्विड सॉलिड ट्रांसफर इनटू द हाईली ऑर्डर क्रिस्टलाइन सॉलिड स्ट्रक्चर, दिस डिक्रीज द सिस्टम्स रैंडमनेस मींस दैट एंट्रोपी चेंज इज नेगेटिव। तो इस पर्टिकुलर लाइन से पता चल रहा है कि एंट्रोपी हमारी नेगेटिव हो रही है। यहाँ से पता चला एंट्रोपी की वैल्यू नेगेटिव है। चलो ठीक है, आगे एंट्रोपी नेगेटिव आ गई, तो यहाँ पे से जो हमारा टी तो हमारा फिक्स है, डेल एस हमारा नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बनेगी ये वाली एक्सप्रेशन बनेगी। अब आते हैं फॉर द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस द गिव फ्री एनर्जी या फिर द चेंज इन डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। जब भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, एज आई टोल्ड यू, स्पॉन्टेनियस की दो कंडीशन होती है, एक हमारा डेल्टा जी की वैल्यू हमारी नेगेटिव होनी चाहिए और डेल्टा एस की वैल्यू हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये चीज बताना चाह रहे स्पॉन्टेनियस हो रही तो गिव फ्री एनर्जी की वैल्यू हमारी नेगेटिव होगी। दिस इज ओनली पॉसिबल इफ द एंथैल्पी चेंज इज नेगेटिव and its magnitude is large enough to completely override the unfavorable position of t minus del s as the term। जिसका मतलब जो भी हमारा फाइनल आंसर आ रहा है वो ये डिफाइन करता है कि हमारा डेल्टा जी 0 से नीचे है और ये प्रोसेस हमारा एंथैल्पी ड्रिवन है। ठीक है, ये मेन रीजन था डेल्टा जी वाला। डेल्टा जी को एक्सप्रेशन को लेकर आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH2 given that the standard enthalpy of combustion of carbon sulfur and CH2 are, ये दे रखे आपको। सबसे बढ़िया और सबसे सिंपल क्वेश्चन हमारा यही है जिसमें 3 नंबर आपके फ्री के मिलने वाला है। कैसे, देखो ये इक्वेशन आपको याद रखनी, जब भी आपको पता है कि हमारा कार्बन सल्फाइड और ये बनाना है आपको, तो ये आपको पता होनी चाहिए। इसमें 3 इक्वेशन निकालनी है। ये आपको एक रूल है, ये हक्कल्स रूल, सॉरी हैज़लो आपको फॉलो करना है इसके अंदर। देखो पहले हम इस कार्बन के लिए देखेंगे, फिर सल्फर के लिए, फिर बोथ के लिए। तो यहाँ से मैं निकालता हूँ पहली इक्वेशन जो कि हमारा फॉर्मेशन कर रहा है कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू कार्बन डाइऑक्साइड। ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है, जिसमें आपको क्वेश्चन दे रखा था एंथैल्पी गिवन। और यहाँ पे सल्फर वाली निकालता हूँ, सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। और ये थर्ड वाली सीजियम वाली, सॉरी कार्बन वाली, ये मेरी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब देखना हो क्या रहा है, तीनों को मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करा, तीनों को, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। क्या होगा अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा, इन दोनों को ऐड करके उसमें से ये वाली इक्वेशन को माइनस कर दूंगा, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को ऐड करके उसमें से थर्ड वाली इक्वेशन को माइनस कर दूंगा, तो क्या होगा कि इधर इधर, अब देखो इधर आपके 2 ऑक्सीजन थी, इधर से आपकी ये कट जाएगी। देखो इन दोनों को प्लस करेंगे लेफ्ट साइड पे और इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ पे से कार्बन डाइऑक्साइड आपके बचेगा CH2, ठीक है, लेफ्ट साइड और से कट जाएगा, तो आपके क्या बचेगी कार्बन सल्फर और हमारी कार्बन सल्फाइड। तो इधर क्या बताना चाह रहे हैं कि जब भी अगर हम इन दोनों क्वेश्चन को प्लस करके इसमें से इसको माइनस करेंगे तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। टू आइसोलेट आवर टारगेट इक्वेशन वी मस्ट मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 गेट 2s। और हाँ एक चीज मैं भूल गया, यहाँ पे आपको ये दो आपको मल्टीप्लाई दिख रहा है सेकंड इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वी मूव टू अनदर क्वेश्चन। तो पहले इसको देख लेते पूरा। ये क्वेश्चन फर्स्ट वाली एंथैल्पी सेकंड वाली एंथैल्पी को डबल करा, क्यों डबल करा, क्योंकि यहाँ पे 2 की क्वांटिटी में था और उसमें से इसको माइनस कर दिया क्योंकि इसकी क्वांटिटी 1 थी। ये वैल्यू दे रखी है आपको क्वेश्चन में, एडिट सोल्व करके आपका फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि हमारा +1250। समझ आया भाई लोग? तो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि हमारा ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट, जो कि हमारी क्वेश्चन ये दे रखी है N2 + 3H2 एंड 2NH3। देखो आपको क्वेश्चन मैंने लास्ट क्वेश्चन पेपर में बताई थी इक्विलिब्रियम वाली, राइट साइड के जो हमारा प्रेशर ऑफ NH3 और इधर प्रेशर ऑफ N2, प्रेशर ऑफ H2, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन तो निकल जाएगी और डेराइव करके बतानी है Kp एंड Kc के बीच में जो रिलेशन है। और Kc कैसे निकलेगा, बस यही चीज करनी है, बस कंसंट्रेशन वाला प्रेशर नहीं लगेगा। NH3
N2 और H2, ये दोनों है। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो केपी की इक्वेशन ये लिखी जो मैंने लिखी और केसी की इन्होंने ये लिखी है। अब फॉर्मूला आइडियल गैस की इक्वेशन जो मैंने लिखा है, पीवी इक्वल्स टू nRT, और यहाँ से मैंने लिख दिया प्रेशर की वैल्यू N/V/RT। ये जो है गिवन मोल अपॉन वॉल्यूम, तो हमारे कंसेंट्रेशन लेके चलेंगे। ये P इक्वल्स टू N/V/RT, N/V मतलब मोलैरिटी दैट कंसेंट्रेशन, तो उसको आगे लेके चलते हैं, इसको पुट करेंगे इक्वेशन में। तो देखो बट देखो यहाँ पे जो कंसेंट्रेशन है, ये यहाँ पे भी कंसेंट्रेशन NH3 की है, ये कंसेंट्रेशन का तो ऑलरेडी फॉर्मूला है। तो इसका मतलब जो मेरी कंसेंट्रेशन वाला फॉर्मूला है, ये जो प्रेशर वाला फॉर्मूला है, इसमें डायरेक्ट अगर मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो हो सकता है। तो ये बताना चाह रहे हैं डायरेक्टली, ये ब्रैकेट मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ NH3, अगर मैं प्रेशर वाले फॉर्मूले में, ये पीछे मैंने क्या लिखा है, ये लिखा है, तो यहाँ पे जो कंसेंट्रेशन है, यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल है उसकी कंसेंट्रेशन को लेके चला जा रहा है। तो NH3 और NH3 की कंसेंट्रेशन मल्टीप्लाई RT, N2 की कंसेंट्रेशन मल्टीप्लाई RT, H2 की कंसेंट्रेशन मल्टीप्लाई RT। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे पार्शियल प्रेशर को। देखो पहली क्वेश्चन जो मैंने लिखवा रखी थी, देखो केपी वाली करनी थी, ये पार्शियल प्रेशर है, ये वाले N2 तो यही चीज करिए। अब वो जब ये प्रेशर की वैल्यू निकाली, इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इसके अंदर। तो पहले इक्वेशन में ये पुट कर दिया, नीचे ये कर दिया और इधर ही कर दिया, तीनों जगह आपके सब्स्टिट्यूट कर दी। देखो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, इधर आपकी NH3 RT, इधर आपका करा है N2 RT, और इधर आपका करा है H2 कंसंट्रेशन क्यूब। ठीक है, देखो NH3 N2 और ये H2। अब एक सॉल्व कैसे करें, इसका पहले स्क्वायर कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करा, यहाँ पे सॉल्व करा, यहाँ पे इसका क्यूब कर दिया, यहाँ पे इसका क्यूब कर दिया। जब इसका यहाँ पे ये अलग हो गया, ये आपके अलग अगले स्टेप में अलग हो जाएगा। यहाँ पे N2 अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो ये तो कट ही जाएंगे। देखो इधर से 2 से 1 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका 2 स्क्वायर बचेगा जो कि ये रहा। तो यहाँ पे अब एक चीज ये नोट करना, यहाँ पे NH3 जो बच रहा है, ये जो चीज बच रही है, क्या ये चीज आपने पीछे नहीं लिखी, ये, तो ये केसी की वैल्यू आ जाएगी। तो जो केसी की वैल्यू है, ये केसी हो गया, और जो बच रहा है ये हमारा आरटी। तो केसी और केपी के बीच में ये एक रिलेशनशिप निकल के आता है। और डेल एनजी तो मैंने आपको बताया था, डेल एनजी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का जो डिफरेंस होता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड माइनस रिएक्टेंट साइड, तो यही चीज होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था यार। आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस सब्सक्राइब ही तो करना है, सब्सक्राइब करके लाइक कर देना और वीडियो को शेयर जरूर करना। एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, आई गारंटी। ठीक है, नेक्स्ट है गिव द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, एंड जो भी आपको दे रखा है इसका इक्विलिब्रियम बताना है, और ये जो वैल्यू दे रखी है आपकी, और प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ, ये पुराना क्वेश्चन है जो मैंने पिछली वीडियो में कराया था, वैसे ही क्वेश्चन आपका आ रखा है जून में, तो यही क्वेश्चन आपको रिपीट करा रखा है, तो उसको देख के आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन दे रखी है आपको H2 प्लस I2, यहाँ तक ही लेते हैं, ये इक्वेशन है। ठीक है, ये है, दे आर आस्किंग व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज कर दूंगा, अगर प्रेशर को बढ़ा दूंगा, या फिर रिमूवल ऑफ एसआई को। ये बहुत सिंपल है, लास्ट क्लास में मैंने करी थी। तो डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम विल डिपेंड अपॉन द ली चैटलायर प्रिंसिपल। तो ली चैटलायर प्रिंसिपल क्या बोलता था कि जब मेरे इक्विलिब्रियम में जहां के जैसे लेट्स से यहाँ पे मेरे 100 रुपए यहाँ पे 100 रुपए हैं, अगर एडिशनली यहाँ पे मेरे 100 रुपए आ गए, तो वो जो 100 रुपए है ना, 50 रुपए ये बंदा रखेगा, 50 रुपए इधर ट्रांसफर करेगा, तो दोनों तरफ मेरे बैलेंस बना रहे। तो ये बताता ली चैटलायर प्रिंसिपल कि अगर मेरे इक्विलिब्रियम में कहीं भी चेंज आता है, तो वो इस तरीके से शिफ्ट होगा कि मेरा वो इक्विलिब्रियम फिर से अटेन हो जाए। तो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज कर दूंगा, तो राइट हैंड साइड पे मेरी द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। यहाँ पे जो पहली क्वेश्चन है, यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन है एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक क्यों है, क्योंकि इसमें एंडोथर्मिक यहाँ पे एनर्जी है, एंड तो यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। यहाँ पे रिएक्शन जब एब्जॉर्ब होगी, यहाँ पे एज्यूम करो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन हो रही है, एनर्जी यहाँ पे,
तो यहाँ पे एनर्जी एक्स्ट्रा है तो एनर्जी आगे ट्रांसफर हो जाएगी ताकि दोनों तरफ बराबर बराबर एनर्जी रहे। तो ये बताना चाह रहा है फॉरवर्ड एनर्जी रहेगी, मीनिंग द इट एब्जॉर्ब हीट, हीट को एब्जॉर्ब करे, जैसे मैंने बताया इसने हीट को एब्जॉर्ब करा। लोअरिंग द टेम्परेचर कॉज द सिस्टम टू शिफ्ट टू डायरेक्शन दैट जनरेट हीट एंड therefore the equilibrium will shift in backward and reverse direction। तो गिवन में क्या दे रखा था, ये आपकी एनर्जी दे रखी थी, अगर एनर्जी यहाँ पे दे रखी है तो इसका मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम, ताकि दोनों तरफ बैलेंस हो सके हमारी एनर्जी का। सेकंड वाला केस में प्रेशर है, प्रेशर यहाँ पे गैस को कोई मॉलिक्यूल नहीं है तो कोई भी शिफ्ट नहीं होगा। मोल्स ऑफ गैस ऑन द रिएक्टेंट साइड 1 है और राइट साइड पे आपके वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल। मोल्स ऑफ गैस ऑन द प्रोडक्ट साइड इज 2। इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ फोर्सेस द सिस्टम टू शिफ्ट टुवर्ड द साइड ऑफ fewer total moles of gas to minimize the pressure, therefore equilibrium will shift in the backward direction। let me check। अच्छा दो है, इधर दो मॉलिक्यूल है गैस के और इधर 1 है, तो इसका मतलब इधर की तरफ शिफ्ट होगा, इधर की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ एच आई। अगर मैं एच आई को रिमूव कर दूंगा तो अब क्या होगा, जैसे ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, यहाँ से अगर मैं एच आई को ही हटा दूंगा, एच आई मान लो हट गया, इक्वल का एच आई हट गया, तो भाई सिस्टम क्या सोचेगा कि मेरे यहाँ पे प्रोडक्ट बना था और खत्म हो गया, तो क्या करेगा, रिएक्शन को फॉरवर्ड करेगा, आगे की तरफ भेजेगा, आगे की तरफ। तो यही चीज बताना चाह रहे हैं इसके अंदर कि जो मेरी रिएक्शन होगी, डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट सिस्टम टू रिस्पॉन्ड बाय जनरेटिंग मोर प्रोडक्ट अगेन एंड अगेन। तो प्रोडक्ट को इतनी जल्दी बनाएगा जिससे कि मेरी जो इक्वेशन है, सॉरी जो हमारी रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। फॉर द रिएक्शन N2 3H2 3NH3, ये आपको गिवन वैल्यू दे रखी है, न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट करना आपको टेम्परेचर अबव विच द रिएक्शन विल बी बिकम स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनिटी के लिए आपको बताई देखिए कंडीशन, गिफ्ट फ्री एनर्जी और आपकी एंट्रोपी वाली। देखो आपको जो वैल्यू दे रखी है वो लिखी थी मैंने, थर्मोडायनेमिक कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी मैंने गिफ्ट फ्री एनर्जी की लिख रखी है, डेल एच डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एच। ठीक है, ये फॉर्मूला जो दे रखा है, इट मस्ट पास थ्रू एन इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर डेल्टा जी की वैल्यू आपकी 0 होनी चाहिए। ये स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन बताइए, और डेल जी, हाँ जब भी कंडीशन इक्विलिब्रियम पे तो डेल जी की वैल्यू आपकी 0 होगी। जब डेल जी की वैल्यू 0 होती है इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो डेल एच बराबर आपका टी डेल्टा एस आ जाएगा। अब देखो यहाँ से डेल्टा एच नहीं निकल जाएगी इसलिए, तो यहाँ से टेम्परेचर नहीं निकल जाएगी, इसलिए टेम्परेचर डेल एच अपॉन डेल एस। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है आपको क्वेश्चन पेपर में, उसको सॉल्व कर दो, सीधे सीधे आपका आंसर। भाई कुछ नहीं है केमिस्ट्री, बस आपको फॉर्मूले याद रखना और पुट करने हैं, सिंपल आंसर है। अगर आपको फॉर्मूले भी याद है तो इजीली सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो गाइस थोड़ा सा कैमरा ग्लिच हो गया था, इसलिए वापस इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो हमारे का क्वेश्चन है कि गिव एनी वन स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें आपको दो पर्सन का नाम याद रखना, जो कि हमारे कैल्विन प्लैंक है और एक हमारा क्लॉजियस स्टेटमेंट। तो इसमें एक बंदे ने बोला था, एक ने क्या बोला था, एक पर्सन ने क्या बोला था, इसने बोला कि दो सिस्टम है या फिर दो रिजर्वायर है, इनके बीच में इन्होंने एक हीट इंजन लगाया। ठीक है, ये मेरे टेम्परेचर 1 है, टेम्परेचर 2 है, यहाँ से हीट जा रही ट्रांसफर हो रही है पूरी तरीके से, मतलब ये जो हीट इंजन है एक भी परसेंट हीट को नेग्लिजिबल नहीं कर रहा, हटा नहीं रहा, तो डेट्स इम्पॉसिबल। तो कहीं ना कहीं हीट आपकी निकल ही जाती है। तो इट्स इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन ऑपरेटिंग इन थर्मोडायनेमिक साइकिल दैट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम अ सिंगल थर्मल रिजर्वायर, मतलब यहाँ से हीट रिजर्व करके कन्वर्ट इट एंटायरली इनटू द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क डन विदाउट experience any other change in the system of surrounding, that's the heat 100% efficient heat engine is physically impossible। ठीक है, ये बताया था पहले बंदे ने। दूसरे का भी कुछ ऐसे था, बस इसने बोला यहाँ पे जो हीट है वो ट्रांसफर होगी फ्रॉम लो से हाई की तरफ, लो से हाई की तरफ। देखो क्या लिखा, इट्स इम्पॉसिबल फॉर द सेल्फ एक्टिंग मशीन unaided by any external agency to convey heat from body to a lower temperature to another body's higher temperature। तो ये स्टेटमेंट थी इसकी। ठीक है, next question is that list the different factor that affect the ionization of weak electrolyte। तो ये हमें बताना क्या क्या फैक्टर है जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयनाइजेशन को अफेक्ट करता है। देखो आपको याद रखना है क्या क्या है, वो मैं बता देता हूँ लाइन बाय लाइन। कौन कौन से थे, नेचर ऑफ सॉलिड पे डिपेंड करता है। ठीक है, पहले क्या है, नेचर ऑफ सॉलिड पे डिपेंड करते हैं वो।
नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, सॉलिड सॉल्वेंट दोनों पे डिपेंड करते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन है उस पर डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन पे डिपेंड करते हैं। तो ये 5 चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, तो इसको आप एक्सपेंड करके लिख लेना 5 चीज, ठीक है। नेक्स्ट इसका न्यूमेरिकल क्या है, पीएच डिफाइन करो, कैलकुलेट करो पीएच ऑफ, ये आपका दे रखा है 1 × 10⁻³ मोल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड गिवन जो वैल्यू दे रखी है वो लिखिए। देखो सिंपल क्वेश्चन है, डेफिनेशन ऑफ पीएच क्या होता है, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज द डेफिनेशन एज नेगेटिव लॉगरिथम के अकॉर्डिंग -10, जैसे कि बेस में आपको 10 लेना पड़ता है लॉग के तौर पे, ऑफ द मोलर हाइड्रोनियम या फिर हाइड्रोजन ऑफ आयन कंसंट्रेशन। तो ये हमारे दिख रहा है pH इक्वल्स टू -log10 हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। कैलकुलेशन करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड जो दे रखा है इसको जब मैं डिसोशिएट करूंगा तो 2H+ और SO4 2 नेगेटिव में डिसोशिएट होगा, और यहाँ से मेरे H आयन की निकाल लेंगे कंसंट्रेशन, इसके अंदर कितनी है 2 × एक क्वेश्चन में दे रखा था हमारी, इसमें 2 H आयन निकल रहे हैं ना, तो यहाँ से निकालेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी हमारी H+ आयन की। अब इसको मैं पुट कर दूंगा ऊपर लॉग में, ठीक है, क्या था pH इक्वल्स टू -log H+ आयन की कंसंट्रेशन, ये था ना। तो ये चीज आपको इसमें पुट कर दी, इसकी वैल्यू देखो, जब मल्टीप्लाई होते हैं तो मल्टीप्लाई में जो लॉग होते हैं a × b वो प्लस हो जाते हैं, log a प्लस log b। अब ये चीज अगर मेरी डिवाइड में होती log a/b तो आपका क्या होता log a माइनस log b। तो ये चीज याद रखना। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों, ये log 2 को अलग कर दिया और log 3 को लगे, और इसकी प्रॉपर्टी होती है log में पावर जो आगे आ जाती है। तो ये कैसे होगी, इधर एक चीज और बताता हूँ आपको, log a की पावर अगर n है तो क्या हो जाएगा, n आगे आ जाएगा n log a। इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है लॉग के पर्पज से। तो ये चीज यहाँ पे जो माइनस है वो आगे आ गया -3, और log 10 की वैल्यू यहाँ पे 1 होती है, तो log 2 जो वैल्यू दे रखी क्वेश्चन में वो पुट करी, इनका आंसर आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यार आपको समझ आ रहा है यार, तो शेयर जरूर करना और लाइक करते चलो, सब्सक्राइब करते चलो, बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। देखो आप सोल्यूशन बस आपको सब्सक्राइब करना, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन गिवन है, एक एसिडिक एसिड है जो ऑर्गेनिक एसिड है, राइट करना है आयनाइजेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिएक्शन हमें पूरी बनानी वाली बात, और एक्सप्रेस करना है फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग आयनाइजेशन कांस्टेंट। आयनाइजेशन कांस्टेंट भी आपको निकाल के दिखाना है, सिंपल क्वेश्चन है। पहली बात, वाटर जो है इसकी जो हमारा एसिटिक एसिड है, प्रेजेंस ऑफ वाटर है हमारे, इसमें किस में टूटेगा, CH3CO नेगेटिव और हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, CH3CO नेगेटिव और हाइड्रोनियम आयन। यहाँ से अगर आप आयनाइजेशन निकालोगे, कौन से निकालोगे, तो कैसे आएगा, राइट साइड वाली जो कंसंट्रेशन है, इधर देखो राइट साइड में क्या कंसंट्रेशन है, CH3COO नेगेटिव और H3O+ अपॉन में लेफ्ट साइड की जो कंसंट्रेशन है इसकी, वाटर को छोड़ के, ठीक है, वाटर की कंसंट्रेशन 1 लेंगे, CH3, इस इक्वेशन में देखो COOH, ठीक है, ये चीज ले रखिए। कैलकुलेट, ये सेकंड क्वेश्चन, ये आपको पहला क्वेश्चन याद तक था सिंपल, आई होप सिंपल सा था, इजी था। सेकंड पे आते हैं, सेकंड में देखो मैंने क्वेश्चन साथ साथ लिख भी दिया है, अगर आपको देखना है तो देख लो। आपके जो डेटा दे रखा है 500 पीएच दे रखा है, कैलकुलेट पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, जिसमें आपको वॉल्यूम दे रखी है ऑफ द सॉल्यूशन, ये आपको दे रखी है मोल, और हमें इसकी इसके भी मोल दे रखे हैं, इसके भी दे रखे हैं क्वेश्चन में, हाँ ये रहा, ये इसके है, ये वैल्यू इसकी है, गिवन जो डेटा वो ये रहा, और आपको क्या कैलकुलेट करना है, पीएच निकालना है, ठीक है। देखो अगेन आप जो जो डेटा दे रखा है आपको लिखना पड़ेगा, ये दे रखा है एसिटिक एसिड का log 5 की वैल्यू दे रखी है, log 3 log 2 की भी दे रखी है, जो जो दे रखे हैं वो आपको इजीली लिखना है। अब आपको बताना चाह रहा है कि जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये बफर है, एसिडिक बफर है और वीक एसिड, जिसमें वीक एसिड कौन सा, CH3COOH, बेसिकली एसिटिक एसिड इस्तेमाल कर रहा है, और कॉन्जुगेट सोल्ट कौन सा है हमारा, ONA वाला, ये जो हमने करा था पिछले क्वेश्चन पेपर में, उसमें इजीली इसमें दिखा रखा था, जिस जिसने करा है और नहीं करा तो एक बार जाके चेक कर लो, क्योंकि मैंने से प्रीवियस वाला क्वेश्चन भी करवा रखा है, इससे पहले वाले 2024 का। आगे करते हैं, देखो because both of the weak acid and its salt occupy the exact same total volume, वॉल्यूम क्वेश्चन में दे रखी थी, तो जो रेशियो होगा उनका कंसंट्रेशन कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्टली टू द रेशियो ऑफ देयर केमिकल अमाउंट इन द मोल, जो इसका अमाउंट है उस पर डिपेंड करेगा। देखो क्वेश्चन पेपर में ये इसका अमाउंट है
तो ये अमाउंट पे ही डिपेंड करेगा, जो क्वेश्चन में दे रखा था। दोनों का रेशियो अगर सेम है तो जो उसका अमाउंट है वही उसके मोल्स बन जाएंगे। ये इसका मोल है, इसका मोल है, और पी के की वैल्यू आपको पता है। स्टेप बाय स्टेप कैसे कैलकुलेट करोगे इस पर्टिकुलर के अंदर। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो चीज है देखो क्या हो रही है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे लिखा दिख नहीं रहा होगा आपको, तो ये आपको फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। पीएच बराबर के ए प्लस, यहाँ पे लॉग निकालेंगे हम, लॉग किसका, सॉल्ट अपॉन एसिड। सॉल्ट इसमें, सॉल्ट क्या है यहाँ पे, जो सॉल्ट है CH3COO, इसकी कंसंट्रेशन, और एसिड क्या है CH3COO। तो ये जो इनकी कंसंट्रेशन की बात हो रही है यहाँ पे देखो, सॉल्ट और एसिड। यहाँ पे देखो ये हमारा सॉल्ट है और ये हमारा एसिड है। डिवाइड करने में हमारी है, देखो मैंने बताया था ना पीछे कि डिवाइड में क्या होता है, लॉग हमारा माइनस हो जाता है, तो इधर माइनस करके निकालेंगे और जो वैल्यू मेरी फाइनल आंसर आएगी वो इसका आंसर होगी। यहाँ पे ये नहीं, ये तो लॉग की वैल्यू है, ये हमारा 4.89 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, समझ आया आप लोगों को?